आइए दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे KL टेक्निकल एजुकेशन चैनल में। आज हम 20 प्रश्न ट्रांसफार्मर के लेके आए, अति महत्वपूर्ण। चलिए तो प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में सदैव क्या होता है? ऑप्शन है तार का एक ही साइज होता है। बी ऑप्शन है मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। सी ऑप्शन है मैग्नेटिक सर्किट अलग अलग होते हैं। डी ऑप्शन है टर्नों की संख्या अलग अलग होती है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की अपेक्षा क्या होती है? कम होंगे, बराबर होंगे, अधिक होंगे, एक टर्न कम होगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक होंगे। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगात्मक कथनानुसार ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में पावर क्या होगी? ऑप्शन है सेकेंडरी साइड पावर से अधिक होगी, सेकेंडरी साइड से पावर से कम होगी, या ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगी। अगला ऑप्शन है सेकेंडरी साइड पावर के बराबर होगी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेकेंडरी साइड पावर के बराबर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर का EMF मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है टर्नों की संख्या के वर्ग और फ्रीक्वेंसी के बराबर, टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी के वर्ग के बराबर, टर्नों की संख्या, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स के वर्ग के बराबर। डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रीक्वेंसी, टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? ऑप्शन है कूलिंग ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करना। बी ऑप्शन है ठंडी हवा का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन है जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब हवा से नमी को सोखना। डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करना। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं, क्या है राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब हवा से नमी सोखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त करने की दशा क्या है? किसी ट्रांसफार्मर में अधिक एफिशिएंसी प्राप्त करने की दशा क्या है? ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानियाँ, एडी करंट, कोर हानियाँ बराबर हिस्टेरिसिस हानियाँ, कॉपर हानियाँ बराबर आयरन हानियाँ, कुल हानियाँ 2/3 इंटू कॉपर हानियाँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है और कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर हानियाँ बराबर आयरन हानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या प्राप्त होता है? ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानियाँ प्राप्त होती हैं, एडी करंट हानियाँ प्राप्त होती हैं, हिस्टेरिसिस हानियाँ और एडी करंट हानियों का प्रयोग होता है, कॉपर हानियाँ प्राप्त होती हैं। क्या होती है?
जल्दी से राइट आंसर बताएं दोस्तों कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियों का योग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तन होती हैं? हिस्टैरिसीस हानियाँ, एडी करंट हानियाँ, कॉपर हानियाँ, कोर हानियाँ। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर हानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक ट्रांसफार्मर में के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? यदि एक ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो तब क्या होगा? ऑप्शन ए, सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो जाएगी, सेकेंडरी साइड की वेव का आकार गड़बड़ हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है, एडी करंट हानियाँ कम हो सकती हैं। क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? कोर में, वाइंडिंग में, ऑयल में, फ्रेम में। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन से हैं? पानी है, नमक है, खनिज घोल है, सिलिका जेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल, डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में चलाने के लिए कौन से अवस्था आवश्यक है? ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है? ऑप्शन है, इनकी केवीए रेटिंग समान होनी चाहिए, इनकी वोल्टेज रेटिंग लोड शेयरिंग के अनुसार होनी चाहिए, इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए, इनकी ट्रांसमिशन अनुपात लोड शेयरिंग के अनुसार होनी चाहिए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड आयरन लॉस 900 वाट है और कॉपर लॉस 1600 वाट है। कितने प्रतिशत लोड पर ट्रांसफार्मर अधिकतम एफिशिएंसी देगा? 100%, 90%, 75%, 50%। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जांच करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन है, क्यों यह कठिन विधि? ऑप्शन है, आउटपुट होती हैं, नापी नहीं जा सकती हैं, हानियाँ सामान्य रूप से अधिक होती हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सामान्यतः बहुत अधिक होती है, इसलिए बहुत शुद्ध नापने की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है, आउटपुट इनपुट की अपेक्षा आउट ऑफ फेज होती हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सामान्यतः बहुत अधिक होती हैं और इसलिए बहुत शुद्ध नापने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों इस
अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतराल क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। 180 डिग्री होगा, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न टाइप के यंत्रों में से कौन सा केवल डीसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है? निम्न टाइप के यंत्रों में से कौन सा केवल डीसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए मूविंग आयरन आकर्षण टाइप, मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप, सी ऑप्शन है स्थायी चुंबक टाइप, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्थायी चुंबक टाइप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि यंत्र में डैम्पिंग टॉर्क का प्रबंध न किया जाए तब क्या होगा? ऑप्शन ए यंत्र कम रीडिंग दिखाने के स्थान पर फुल स्केल रीडिंग देगा। ऑप्शन बी सुई केवल तब हिलेगी जब पूरा रीडिंग लोड दिया जाएगा। सी ऑप्शन है सुई फाइनल रीडिंग वाले स्थान पर हिलती ही ऑसिलेट रहेगी और स्थिर नहीं होगी। ऑप्शन डी है सुई फाइनल रीडिंग वाले स्थान के आसपास होती रहेगी और कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुई फाइनल रीडिंग वाले स्थान के आसपास होती रहेगी और कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस टाइप का वाटमीटर डीसी सप्लाई पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, ऑप्शन बी है डायनामोमीटर टाइप, ऑप्शन सी है इंडक्शन टाइप, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 132 केवी एसी वोल्टेज नापने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? 132 केवी एसी वोल्टेज नापने के लिए ऑप्शन ए है मूविंग आयरन वोल्टेज, ऑप्शन बी है मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है हॉट वायर वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है स्टैटिक वोल्टमीटर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ही है। किन यंत्रों में डिप्लेटिंग टॉर्क फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है मूविंग कॉइल यंत्र, और ऑप्शन सी हो जाएगा मूविंग आयरन। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो ए होगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। चलिए दोस्तों, आज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह प्रश्न आगे मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।